वेलकम वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माय डीएसए मास्टरी सीरीज। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे एसटीएल लाइब्रेरी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, एक एक चीज़। अब क्योंकि देखिए, मेरा प्रोग्राम था पहले सी प्लस प्लस का वीडियो बनाऊं, बट मुझे लगता है कि हम लोग थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं, तो उनको सी प्लस प्लस तो बेसिक तो आता ही होगा। मैं ऐसा एजम्पशन करके चल रहा हूँ कि उनको सी प्लस प्लस तो आता ही होगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली एसटीएल पे चल रहा हूँ। वैसे मैंने इसका भी सारा मॉड्यूल तैयार कर लिया। जैसे ही 20 से ज़्यादा कमेंट आते हैं ना सी प्लस प्लस के वीडियो पर शूट करने के लिए, मैं इसको भी शूट कर दूंगा। तो देखिए, मैंने सारे मॉड्यूल बना सके। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट सी प्लस प्लस के जो आते हैं, फिर मॉड्यूल 2 में डेटा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ऐसे करके 9 मॉड्यूल में मैंने पूरे सी प्लस प्लस को कैप्चर कर दिया है, जो फंडामेंटल्स होते हैं सी प्लस प्लस के। उसके बाद यहाँ से आज हम यहाँ शुरू करेंगे एसटीएल बेसिक टू एडवांस लेवल के। इसमें मैं सारा कुछ कैप्चर करने वाला हूँ जो कि एसटीएल में जो कि हमें ज़रूरत है फ्रॉम स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आप समझते हैं कि हम एसटीएल होता है क्या? देखिए, एसटीएल एक तरह का एक लाइब्रेरी है जो कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारा कंटेनर्स प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से तुम काफ़ी इफ़िशियेंट वे में अपने डेटा स्ट्रक्चर जर्नी को स्मूथ कर सकते हो, और तुम्हें बहुत लेस कोड में भी तुम्हें अच्छे अच्छे चीज़ मिल सकता है, और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर सब डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आप ऑलरेडी हमें जानते हो तो ऑलरेडी अगर आप हमको जानते हो तो मैं एक डीएसए मास्टरी सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे डेटा स्ट्रक्चर कैप्चर करने वाला हूँ विथ 500 प्लस प्रॉब्लम्स। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि जो एसटीएल का एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करने वाले, तो इसमें पहला पार्ट आता है पेयर्स। अब पेयर्स से तो आप लोग ऑलरेडी अवगत होगा कि पेयर्स क्या होता है। देखिए, पेयर्स का मतलब होता है ना कि दो चीज़ों को कैसे एक साथ कंपेयर कर, की और वैल्यू से आप इसका कनेक्शन। मान लीजिए ये हमारे पास की है और ये कनेक्ट है किसी से वैल्यू से, तो ये पेयर बनाता है। एक पेयर के अंदर है ये ना, एक पेयर के अंदर है। तो की और वैल्यू के फॉर्मेट में जो डेटा आता है उसको पेयर बोलते हैं हम। जैसे डिक्शनरी होता है की, इस की मदद से मैं इसको वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ये पेयर होता है। अब देखिए, पेयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो मतलब दो क्या, एक पेयर होता है और उसी का एक दूसरा थोड़ा सा हार्ड वाला नेस्टेड पेयर इसको बोलते हैं, मतलब पेयर के अंदर पेयर। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कोड में कैसे ही कोड में लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए, ये पेयर नाम का इससे बना दिया हूँ ना, पेयर। अब ये इंट बता रहा है कि जो मेरा ये की होगा ना, की, इसकी डेटा टाइप इंट होगा, और ये भी बता रहा है कि जो मेरा जो वैल्यू होगा ना, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। लाइक कि ऐसे एक से मैं मैप कर देता हूँ। मैप मतलब कि उसे लिंक कर देता हूँ। क्या, मैं मान लीजिए यहाँ से मैं लिंक कर देता हूँ राम को, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग मेरी ख़राब हो सकती है, बट आप समझ सकते हैं। तो डिजिट से मतलब किसी इंटीजर से मैं किसी स्ट्रिंग को मैप कर रहा हूँ, तो ये इस टाइप के पेयर का ये मैं पेयर बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, 1 से मैं कुंदन को मैप कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक तरह के पेयर बना गया। अब मुझे कुंदन के डेटा चाहिए ना, तो मैं सिर्फ ये 1 इसके मदद से मैं कुंदन को एक्सेस कर सकता हूँ। अब तो समझते हैं कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम कुंदन को। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, कि मैं आप बना देता हूँ। अगर आपको एक की चाहिए, देखिए ये तो वेरिएबल नेम है, पी क्या है, पी है वेरिएबल नेम। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अब पी वेरिएबल नेम है, इसका मतलब कि अगर मुझे की चाहिए तो पी डॉट फर्स्ट, ठीक है। तो पी डॉट फर्स्ट का मतलब कि की, और पी डॉट सेकेंड का मतलब कि इसका ये वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ वही चीज़ कि पी डॉट फर्स्ट मतलब की, और पी डॉट सेकेंड मतलब वैल्यू। अब देखिए, अब नई प्रॉब्लम आ सकती है कि साउट क्या है भाई, ये साउट क्या है, ये इंडेल क्या है। देखो, साउट जैसे तुम जावा में यूज करता होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसी तरह सी प्लस प्लस में साउट यूज करते हैं, मतलब कि डेटा को प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराने के लिए। और इंडेल का मतलब होता है ना कि लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दो, लाइन जो है इसको इंड कर दो यहाँ पे, ये होता है इंडेल का मतलब, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि डायग्राम प्रॉपर विजुअल रहे, इसलिए मैं ज़्यादा चाहूँगा क्लीन अप मैं समझाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये तो समझ गए पेयर क्या होता है, कि आप किसी दो मतलब वेरिएबल को आप लिंक कर सकते हैं। जैसे कि एक की हो गया
उसे मैंने इसको लिंक कर दिया, मतलब मैप कर दिया, मतलब एक पेयर बना दिया। ठीक है, अब आते हैं नेस्टेड पेयर। अब एज्यूम करिए नेस्टेड पेयर में क्या करेंगे ना कि हम एक की को एक दूसरे पेयर से लिंक कर देंगे, लाइक दिस। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे एक की रहेगा, ठीक है। अब इस की को मैं ना यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ, लेकिन मतलब लिंक करना या मैप करना एक ही मतलब है, मतलब कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसको कनेक्ट करता हूँ ना, ये भी एक की है ऐसे। तो अब देखिए ये पूरा ना इस की के लिए वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब मुझे इमेजिन करिए मुझे इसको एक्सेस करना है, तो कैसे मैं एक्सेस करूँगा? ये की है, अब इससे सेकंड करूँगा तो मैं इस सबको एक्सेस करूँगा। अब इसके अंदर ये चाहिए, तो मतलब जो मेरा वेरिएबल है, इमेजिन करिए जो भी मेरा वेरिएबल जैसे पी है, तो ऐसे मान लीजिए स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, नेस्टेड पेयर बनाया हूँ, ये इंट है। अब इससे इस दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का अगर मुझे ये एक्सेस करना हो ना, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक वेरिएबल का नाम बना दिया हूँ नेस्टेड। अब देखिए नेस्टेड ये 1 है, 1 से ये दोनों कनेक्टेड है। तो अगर मुझे 2 को एक्सेस करना होगा ना, तो पहले नेस्टेड डॉट सेकेंड करूँगा। नेस्टेड डॉट सेकेंड से मुझे ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। और नेस्टेड डॉट सेकेंड के फर्स्ट करूँगा ना, तो ये 2 मिलेगा। और नेस्टेड डॉट सेकेंड के सेकेंड करूँगा तो ये मुझे 3 मिलेगा। समझिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मुझे अगर इसको एक्सेस करना है ना, तो पहले यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे क्या बोलेगा, मतलब जो भी वेरिएबल नेम होगा पी डॉट सेकेंड, तो इस पर आ गया। अब इसके अंदर की को एक्सेस करना है ना, तो डॉट फर्स्ट करूँगा। और इसके अंदर का वैल्यू को एक्सेस करना है तो डॉट सेकेंड करूँगा। वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि नेस्टेड डॉट सेकेंड, ये क्या दे दिया तुमको, ये वाला पार्ट मिल जाएगा इससे। अब लेकिन हम इसके अंदर मुझे ये 2 को एक्सेस करना है ना, तो इसलिए डॉट फर्स्ट कर दिया हूँ, ये 2 मिल जाएगा। ऐसे की वैल्यू काम करते हैं। मैं आपको अब समझा रहा हूँ, जब कोड करूँगा ना, जब कोड में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं कोडिंग्स पे करेंगे हम लोग, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी आपको स्मूथ लगेगा, आप इजीली समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए की से वैल्यू, फिर उसे की, ये समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ। ये आपका पेयर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी आप समझिए कि होता क्या है, जब हम कोड करेंगे तब आप इजीली समझिए कि अच्छा ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलते हैं वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेक्टर। सारे एरे के प्रॉब्लम में तुम वेक्टर ही यूज करोगे तुम। अब वेक्टर क्या होता है ना, ये तुम्हारे एरे की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एरे में क्या होता है कि साइज फिक्स हो, जैसे मान लो मैं ऐसे एक एरे बना दिया ना, तो इसकी साइज़ फिक्स हो गई। मान लो इसकी साइज़ मैं ऐसे बना देता हूँ 3 साइज़ का, तो 3 ही साइज़ रहेगा, इसको मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्या होता है ना, डायनेमिक साइज का होता है, इसको तुम जितना मर्जी उतना तुम एक्सटेंड कर सकते हो अपने आप। और एरे में क्या होता है, फिक्स साइज का होता है, और वेक्टर में क्या होता है, डायनेमिक साइज का। एक तुम ये थोड़ा सा डिफरेंस तुम नोटिस कर लोगे ऑटोमेटिक। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये वेक्टर होता है, जैसे कि जावा में एरे लिस्ट होती है ना, उस तरह C++ में वेक्टर होता है। अब आते हैं हम कि इसके बहुत सारे मेथड होते हैं कि किस किस टाइप के आप मेथड इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए इसका इस सारे मेथड को मैं नोट डाउन कर दिया हूँ। पुश बैक मतलब बैक मतलब पीछे से, पुश मतलब इंसर्ट करना, मतलब कोई एलिमेंट आप, जैसे हमारे पास ये ऐसे है एक वेक्टर है, ठीक है। तो हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा ना, तो हम इधर से ही एलिमेंट को इंसर्ट, ऐसा नहीं कि हम आगे से इंसर्ट कर दें, नहीं, एलिमेंट हमेशा पीछे से इंसर्ट होता है, ठीक है। पुश बैक मतलब इंसर्ट करना, और पॉप बैक मतलब डिलीट करना। तो डिलीट भी कहाँ से होगा, पीछे से ही डिलीट होगा, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। अभी साइज मतलब तो कितने इसमें एलिमेंट है, साइज पता चल जाएगा। क्लियर का मतलब कि जो भी एलिमेंट है ना, सबको डिलीट कर दो, मतलब इम्प्टी कर दो, वेक्टर को इम्प्टी कर दो सीधे। और देखो अभी मैं क्या बताया कि वेक्टर डायनेमिक साइज होता है। डायनेमिक साइज मतलब तुम साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो इंक्रीज करने के लिए भी कोई मेथड चाहिए ना हमारे पास, तो वही रिसाइज मेथड है। तो हम रिसाइज मेथड का यूज करके उसका साइज को रीसाइज कर देंगे, मतलब एक नया साइज दे सकते हैं। पहले 5 साइज का था, अब हम उसको चाहें तो 2 साइज का भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको हम 10 साइज का भी कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होगा हमारे पास फ्रंट क्या होता है ना कि जो आगे का एलिमेंट है ना, मान लो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे और भी कुछ एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे मान लो 3 होता है। तो फ्रंट जब करोगे ना, तो तुम्हें ये जो फ्रंट पे एलिमेंट है मतलब पहला एलिमेंट मिलेगा तुमको। और उसी तरह अगर बैक करोगे तो क्या मिलेगा, लास्ट वाला एलिमेंट, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं जो तुम्हें वेक्टर में जो यूज होते हैं। भाई जब कोडिंग हम लोग करेंगे ना, जब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तब तुमको बहुत आसानी से समझ में आएगा।
और मैं इसको तुमको कोड में दिखा देता हूँ कि कोड में क्या होता है। देखो सबसे पहले वेक्टर को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। ये हो गया डेटा टाइप, मतलब ये वेक्टर इंटीजर टाइप की चीज़ों को स्टोर करेगा। और ये कीवर्ड जो बता रहा है कि हाँ वेक्टर है। और वेरिएबल ने मैं क्या दिया हूँ वी। अब देखो इसमें इंसर्ट करने के लिए मैं क्या बताया, पुशबैक का तुम यूज कर सकते हो। तो वी डॉट पुशबैक मतलब 10, मतलब कि हमारे पास जो ऐसे एक वेक्टर है उसमें अभी क्या इंसर्ट हो गया, अभी इंसर्ट हो गया 10, ठीक है। और देखो एक वर्ड तुम यहाँ देखो इम्प्लेस बैक, ये भी सेम वैसा ही काम है, इसको भी इंसर्ट करना ही काम है, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है जो कि नेग्लिजिबल है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखोगे ना तुम कि हर बंदा जो कोडिंग में पुश बैक ही यूज करता है, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, इम्प्लेस बैक करो या पुश बैक करो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इससे 10 ऐड हुआ और ये जो 20 है ना, ये 20 जाके यहाँ पे फिर से एड ऑन हो गया, ठीक है। और जैसे तुम एरे में इंडेक्सिंग का मदद से वैल्यू को फेच करते हो, वैसे तुम यहाँ पर भी इंडेक्सिंग का मदद से वैल्यू को फेच कर सकते हो। V0 मतलब पहला एलिमेंट, मतलब कि तुम्हारा ये 10 प्रिंट कर देगा। और V डॉट फ्रंट का मतलब भी पहला एलिमेंट प्रिंट कर देगा। और V डॉट बैक का मतलब लास्ट एलिमेंट, लास्ट क्या होगा, ये 20 प्रिंट होगा। और इसका तो मैं मतलब समझा दिया कि सी आउट क्या मतलब होता है, प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें छोटा सा कीवर्ड होता है साउट, ठीक है। और ये तो तुमको पता है ये साइज कितना साइज का एलिमेंट है, ये तो नॉर्मल बता देगा। और पॉप बैक में, पॉप बैक क्या बताया था आपको अभी कि पॉप बैक यूज करते हैं हम रिमूव करने के लिए। तो देखो अगर भी डॉट पॉप बैक किया गया मतलब कि जो 20 है ना, इस 20 को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। और देखो अब बचा कितना हमारे पास, सिर्फ एक ही एलिमेंट। और देखो ये ट्राइवर्सल करने के लिए कैसे जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना उस पर कैसे तुम आइट्रेट करोगे, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो इसमें सिर्फ एक ही प्रिंट होगा, सिर्फ 10 ही प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो भी डॉट क्लियर कर दिया, मतलब जो 10 था ना अब ये भी गायब हो गया, मतलब अब मेरा जो वेक्टर है वो मेरा वेक्टर एकदम एम्प्टी हो गया, अब खाली हो गया, कुछ नहीं है उसमें। और वी डॉट एम्प्टी मतलब पूरा खाली हो गया। वी डॉट रिसाइज मतलब देखो अब 3 साइज का है और रिसाइज करने को बोल रहा है 5, मतलब इसमें 2 साइज तुम और बढ़ा दो, तो हम ऐसे इसमें 2 साइज और बढ़ा सकते हैं, ये होता है रिसाइज। आई होप कि तुम लोगों को ये जो वेक्टर है डेटाबेस वेक्टर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब रियल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब तुमको बहुत मज़ा आएगा। मैं इसको कोड में लिख दिया हूँ ताकि हमारे टाइम सेव हो सके। अब एक एक चीज़ में कोड करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी चली जाएगी, इसलिए मैं इसको सारे कोड को यहाँ पहले नोट डाउन कर दिया हूँ ताकि हमें ईजी हो के। अब हम जम करते हैं देखो आइट्रेटर। आइट्रेटर क्या होता है ना, एक तरह का समझ लो कि पॉइंटर टाइप का होता है। देखो बिगनिंग मतलब कि बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये बिंग मतलब कि इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। और इन मतलब इन देखो यहाँ पॉइंट कर रहा है, इन मतलब कि यहाँ पे ये इंड हो गया है। अब तुम समझोगे कि इंड तो यहाँ पर हो रहा है, नहीं, यहाँ तक एलिमेंट है, यहाँ पे ये इंड है। इंड बता रहा है कि मतलब एक्सक्लूड रहता है, इसको कंसीडर नहीं करते। ये लिमिट मेरा देखो एलिमेंट मेरा यहाँ तक है, लेकिन इंड हमेशा यहाँ रहता है, एक जस्ट उसके आगे रहता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कोड करेंगे तो ताकि समझ में आ। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती है एसटीएल में, ये सारी चीज़ें होती हैं, आइट्रेटर क्या होता है, ये सब बता रहा हूँ। जब कोड करेंगे तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ये बिंग समझ गए हैं क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है और इंड लास्ट के जस्ट एक बाद वाले को यहाँ पे जो होगा उसको। अब आर बिंग मतलब आर बिंग, अब इसको रिवर्स कर दोगे ना तो रिवर्स से जो पीछे से जो स्टार्ट होगा आर बिंग इसको इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह आर इंड किसको इंडिकेट करेगा, अब यहाँ को स्टार्टिंग से जस्ट एक पहले वाले को। समझ गया ना, ये बिंग मतलब स्टार्टिंग, इंड मतलब इंड, ये आइट्रेटर है। अब इसके मदद से तुम एलिमेंट को आइट्रेट कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तुम अगर चाहते हो इसको एक्सेस करना तो ये पॉइंटर के तरह पॉइंटर वाले मेथड आ गए कि अगर तुम एरे को ऐसे ट्राइवर्स करना चाहते हो तुम कर सकते हो इसके मदद से भी। इसका मैं यूज़ कैसे बताऊंगा, ये कहाँ यूज होता है। अभी इन जनरल भी ये यूज नहीं होता है, मैं बताऊंगा इसका यूज कहाँ पे करते हैं। इसका यूज होता है लेकिन कहाँ करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये लिस्ट होता है, लिस्ट वही आपका जो लिंक लिस्ट होता है। तो देखो ये कोई यूज नहीं करता है लिस्ट। अब मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपको प्रॉब्लम है ना, कोडिंग राउंड में आएगा तो वहाँ पर लिस्ट यूज करने को नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अगर लिंक लिस्ट की ज़रूरत है ना तो तुम स्क्रैच से बिल्ड करो, तुम एक क्लास बनाओ, एक नोड बनाओ, उसके हिसाब से तुम लिंक लिस्ट बनाओ। डायरेक्ट तुम लिस्ट यूज करने को नहीं बोलेगा तुमको, समझ गया ना। तो ये लिंक लिस्ट में यूज होता है। और ये पुश फ्रंट का मतलब कि देखो लिंक लिस्ट में क्या होता है ना कि तुम
एलिमेंट को तुम आगे से भी इंसर्ट कर सकते हो, पीछे से भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब तुम आगे से इंसर्ट करोगे तो यहाँ अगर तुम इंसर्ट करोगे, जिसको बोलते हैं इंसर्ट एट द फ्रंट या बीइंग, तो तुम पुश फ्रंट का करोगे। अगर तुम्हें यहाँ से एलिमेंट इंसर्ट करना है ना, तो तुम पुश बैक का यूज करोगे, ठीक है। ये लिंक लिस्ट के सीरीज में मैं आपको बता दूंगा कि ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि कोई इंटरव्यूअर अलाउ नहीं करता है तुमको लिस्ट यूज करो। वो बोलेगा तुम्हें लिंक लिस्ट यूज प्रॉब्लम है, तुम लिंक लिस्ट स्क्रैच से बनाओ, क्योंकि तब तो तुम्हारा पता लगेगा तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन पावर कैसा है, तुम्हारा नॉलेज कैसा है। इसीलिए इंटरव्यूअर अलाउ नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टैक। स्टैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई स्टैक तुम ऐसे समझ लो ना, तुमने शायद इस तरह का देखा होगा, या फिर तुमने स्टैक का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हो, तुमको पता होगा। स्टैक ऐसे काम करता है, एक के ऊपर एक अरेंज करो, समझ रहे हो। जैसे किताब कैसे होती है, एक किताब रखा, ये 1 2 3 ऐसे एक के ऊपर एक मैं किताब को रखते जा रहा हूँ या फिर प्लेट को रखते जा रहा हूँ, ये स्टैक होता है। अब स्टैक ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो C++ में यूज होता है, ठीक है। अब इसके कुछ मेथड्स है, जैसे पुश मतलब मैं क्या बताया था, इंसर्ट करने के लिए पुश का यूज करते हैं। मतलब मुझे इस पर कुछ नया एलिमेंट डाला है ना ऊपर, तो मैं पुश का यूज करूँगा, ठीक है। और पॉप का मैं क्या मतलब बताया था, डिलीट करने के लिए। तो मान लो यहाँ पे मैं पुश कर दिया 5, तो मैं फिर से पॉप करूँगा, मतलब तुम 5 को तुम डिलीट कर दो, तो 5 क्या हो जाए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और टॉप क्या बता रहा है कि इस पर टॉप पे कौन एलिमेंट है, जो भी मान लो यहाँ पे मान लो 3 रहता, ठीक है। तो टॉप बताता है कि देखो तुम्हारे टॉप पे 3 एलिमेंट है, तो टॉप बताता है तुमको टॉप एलिमेंट। इसको नाम से ही पता लग रहा है कि टॉप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं तुमको समझा रहा हूँ इसका कुछ कैसे इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास ये सिंटैक्स होता है, स्टैक कैसे बनाते हैं, ठीक है। और पुश का मतलब कि पहले देखो, अब इमेजिन करो कि ये हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्टैक बनाएंगे ऐसे, और इसमें क्या पहले 10 डाल दिया हम ऐसे, फिर उसके ऊपर क्या डाल दिया हम 20, यहाँ पे तुम्हारा 20 आ गया। अब st.top क्या देगा, हमेशा टॉप के एलिमेंट, तो टॉप के एलिमेंट कौन है 20, तो ये प्रिंट कर देगा तुम्हारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 20। अब देखो फिर से क्या बोला, st.pop, जब पॉप करने के बाद आ गई है, तो तुम्हें ये जो ऊपर के एलिमेंट है इसको तुम्हें डिलीट करना होगा, तो डिलीट कर दिया, तो ये भी ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। st.pop मतलब तुम डिलीट कर दो। और फिर देखो st.size, ये साइज क्या देता है, कितने इसमें एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट है, क्योंकि 20 तो पॉप हो गया है ना, रिमेनिंग एक ही बचा हमारे पास एलिमेंट, तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास ये साइज में क्या मिलेगा, हमको साइज मिलेगा 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट बचा है। और st.empty ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ये बताता है कि तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये अभी प्रिंट करेगा फॉल्स, क्योंकि हमारे पास एक 20 एलिमेंट अभी बचा हुआ है, सारे एलिमेंट डिलीट नहीं हुए थे हमारे पास, समझ रहे हो ना, सारे डिलीट नहीं हुए थे। तो ये आई एम सॉरी, हाँ हमारे पास ये सबसे टॉप पे 20 था, 20 तो डिलीट हो गया था, लेकिन 10 बचा था हमारे पास। स्ट्रक्चर तो ऐसा ही था ना कि पहले यहाँ पे 10 था और ऊपर 20 था, तो एक बार जब पॉप हुआ तो 20 गायब, दोबारा पॉप नहीं हुआ, तो हमारे पास 10 अभी बचा हुआ। तो st.empty क्या देगा, फॉल्स देगा, नहीं ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट अभी बाकी हुए हैं, बचे हुए हैं कुछ एलिमेंट, तो ये नहीं देगा, ठीक है। ये स्टैक हो गया। अब आते हैं हम क्यू पे, क्यू को समझते हैं कि क्या होता है। देखो जैसे स्टैक में क्या होता है ना कि ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब कि ऐसे, मैं अब तुमको क्लीन कर देता हूँ फिर समझाता हूँ कि स्टैक और क्यू में क्या होता है। देखो मैं क्या बनाया था कि तुम्हारा ये ऐसे होता है, इसमें इंसर्ट कहाँ से करते हैं, इंसर्ट भी इधर से होगा और डिलीट भी ऊपर से ही, मतलब ऊपर से इंसर्ट ऊपर से डिलीट, मतलब इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट इन, मतलब लास्ट में जो आया पहले वही जाएगा, आउट में भी वही पहले जाएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में भी, मान लो जो किताब आया डिलीट भी पहले वही होगा, ये लिफो होता है। लेकिन तो क्यू में क्या होता है ना कि क्यू में तुमको ऐसे होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। क्यू मतलब कि जैसे तुम कोई भी किसी दुकान पे लाइन में लग जाते हो, या फिर कहीं भी किसी स्टोर पे लाइन में लगते हो ना, कहीं भी लाइन में लगना रहता है। जैसे वोट देने तुम मान लो गए होगे, तो ऐसे लाइन में तुम लगे होगे कि जो ऐसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे
2 होगा, ऐसे करते करते मतलब तुम एक लाइन बनती है, इसको बोलते हैं क्यू। ठीक है, अब देखो क्यू में इंसर्ट कहाँ से होगा, इधर से, लेकिन डिलीट कहाँ से होगा, डिलीट आगे से होता है। नोटिस करना, ध्यान इस बात को नोटिस करना। स्टैक में क्या होता था, स्टैक में इंसर्ट भी ऊपर से ही, यहाँ से ही इंसर्ट होता था और डिलीट भी यहीं से होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इंसर्ट होगा पीछे से, डिलीट होगा आगे से। तो ये हो गया क्यू। इसमें भी सेम वही है, 3 मेथड आते हैं, पुश मतलब इंसर्ट करो, पॉप मतलब डिलीट करो, और ये फ्रंट, फ्रंट क्या बताता है, हमेशा आगे के एलिमेंट को बताता है। तो मान लो कि अगर मेरे पास ऐसा है क्यू, ऐसा अगर रहे तो फ्रंट क्या बताएगा, इसको बता देगा, फ्रंट तुम्हारे फ्रंट पे 1 है। ठीक है, तो इसी को मैंने ऐसे कोड में लिख दिया हूँ कि क्यू, एक क्यू बना दिया हूँ, ये 10 को डाला, 20 को डाला, और क्यू डॉट फ्रंट से प्रिंट होगा क्या, 10, क्योंकि 10 पहले इंसर्ट हुआ है। ठीक है, पहले 10 इंसर्ट हुआ, फिर 20 इंसर्ट हुआ, और क्यू डॉट बैक से क्या मिलेगा, लास्ट का एलिमेंट। लेकिन देखो क्यू डॉट पॉप भी यहाँ पर हुआ है, मतलब कि जो 20 इसको डिलीट कर दो, और उसके बाद क्यू डॉट साइज क्या देगा कि इसमें कितने एलिमेंट बच गए हैं, कितने साइज हैं अभी, साइज 1 होगा। ये क्यू हो गया। अब देखो क्यू का थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होता है डी क्यू। अब डी क्यू थोड़ा सा स्पेशल है। देखो क्यू में मैं क्या बताया कि क्यू में इंसर्ट इधर से होगा, डिलीट इधर से होगा। डिलीट करने के लिए तुम्हें आगे से डिलीट करना होगा, लेकिन डी क्यू में कुछ अलग है। डी क्यू बोलता है कि नहीं, तुम आगे से भी इंसर्ट कर सकते हो, पीछे से भी इंसर्ट कर सकते हो, आगे से डिलीट कर सकते हो, पीछे से डिलीट कर सकते हो। मतलब तुम आज़ाद हो, तुम जहाँ से मन करे तहाँ से डिलीट करो, जहाँ से मन करे तहाँ से इसमें एलिमेंट इंसर्ट करो। जैसे जैसे तुम सुना होगा डबली लिंक लिस्ट, दोनों साइड तुम लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, डबली लिंक लिस्ट। इसका तुम जब मैं डबली लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम कराऊंगा ना, वहाँ पे से क्यू का यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सी जगह क्यू का यूज, स्लाइडिंग विंडो में भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो क्यू से सॉल्व होते हैं। तो इसका मेन फीचर्स है कि तुम चाहो तो आगे से भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, चाहो तो पीछे से भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, और आगे से भी डिलीट कर सकते हो, पीछे से भी डिलीट कर सकते हो। वही देखो ये डी क्यू का स्ट्रक्चर है, तुम आगे से इंसर्ट कर दिया, फिर पीछे से इंसर्ट कर दिया, फिर आगे से तुम डिलीट भी कर सकते हो, पीछे से भी तुम डिलीट कर सकते हो। ये फीचर्स है, थोड़ा सा स्पेशल है ना, नॉर्मल क्यू से थोड़ा सा स्पेशल होता है ये। ठीक है, और देखो सिंटेक्स देख रहे हो सी प्लस में कितना छोटा छोटा सिंटेक्स है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम सी प्लस प्लस यूज करो। सी प्लस प्लस में ना इतना सिंटेक्स छोटा छोटा रहता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी छोटा नहीं रहता, ज़्यादा भी बड़ा नहीं रहता, मॉडरेट साइज का रहता है। और पाइथन में जाओगे तो बहुत ही छोटा मिल जाता है कभी कभी पाइथन का कोड। और जावा में जाओ तो भाई पूछो मत, में इतने बड़े बड़े सिंटेक्स, छोटा काम करने के लिए आपको इतना बड़ा क्लास बनाओ, इंट मेन बनाओ, स्ट्रिंग ARG करो, पब्लिक, ये बहुत ताम झाम है। इसमें एकदम सिर्फ काम की बात है, ये काम करना, हाँ भाई ये काम करना है, ज़्यादा माथा पर्ची नहीं करना रहता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि सी प्लस प्लस में ज़्यादा यूज करो। प्लस में रिसोर्स भी तुमको बहुत मिलेंगे सी प्लस प्लस में, मेजोरिटी ऑफ द कोडर तुमको सी प्लस प्लस वाला ही मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहता है कि सी प्लस प्लस में कोडिंग करो। डी क्यू समझ में आ गया कि क्या होता है, इसमें क्या फीचर्स होते हैं, आगे से भी इंसर्ट कर सकते हो, पीछे से भी, डिलीट भी आगे से, डिलीट भी पीछे से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है मैक्स हीप एंड मीन हीप। मैं तुमको इसको समझाता हूँ थोड़ा सा बढ़िया से। देखो मैक्स हीप बताता है ना कि हमारे पास जो एक तरह का, मान लो जो ट्री है ना, ट्री, अब ट्री में ना जो टॉप एलिमेंट रहता है जिसको रूट बोलते हैं हम, रूट। ठीक है, ऐसे मान लेते हो कि एक हमारे पास ट्री है, ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग अवॉइड करना क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, अभी मेरे पास वो आईपैड नहीं है या फिर पेन टैब नहीं है जिसे वो लोग लिखते हैं इस पर, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो होगा, अर्निंग आना शुरू होगी, तब धीरे धीरे मैं इसको अपग्रेड करूँगा सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अब तब तक के लिए थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो आप भी। तो मैक्स हीप बताता है ना कि जो टॉप एलिमेंट होगा ना, हमेशा वो मैक्सिमम होगा। ये जो ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना, वो इस पे रहेगा, टॉप पे रहेगा। सिमिलरली मीन हीप क्या बोलता है कि इस ट्री के अंदर जो भी मिनिमम रहेगा वो रहेगा टॉप पे। और मान लो मैं टॉप को डिलीट कर दिया, मान लो ये टॉप है, मैं क्या करूँ, इस टॉप को ऐसे डिलीट कर दिया, तब क्या होगा, ऐसे यहाँ पे एक नोड है, इस यहाँ पर जो टॉप है उसको डिलीट कर दिया, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे ना, इसमें से जो मिनिमम होगा ना वो चला आएगा यहाँ पे। मैं आपको समझाऊंगा मीन हिप्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं सीन किया है कि बहुत सारे इंटरव्यूअर में ना वो बोलते हैं कि
चलो ठीक है, ये मैक्स सिर्फ इम्प्लीमेंट स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कर दो। कैसे इम्प्लीमेंट ये वर्क करता है, बिहाइंड द सीन क्या काम कर रहा है, इसका पूरा लॉजिक तुम कोड में लिख दो। तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम भी आते हैं। मीन हिप कैसे इम्प्लीमेंट करता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है। बस अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, थोड़ा 8 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए फिर बैक टू बैक वीडियो आएगा, एकदम तगड़ा तगड़ा वीडियो आएगा। टेंशन की बात नहीं है। और तुम कमेंट में कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि मैं क्या इंप्रूव करूं, क्योंकि मैं अभी नया नया हूं, मैं अभी दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूं ये इस तरह का। तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए या फिर कैसे अपने बातों को एक्सप्लेन करो कि सामने वाले को समझ में आए। तो तुम मुझे फीडबैक दे सकते हो। तो मैं मैक्स सिर्फ समझा सकता हूँ कि देखो, अब इसको मैं समझाता हूँ कि सिंटैक्स क्या होता है। तो देखो, प्रायोरिटी क्यों उसको बोलते हैं, मैक्स सिर्फ मीन इनको प्रायोरिटी क्यों बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नाम मैं इसको, तो इसके बहुत सारे, देखो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिप, मैं कमेंट में कर दिया हूँ। मैक्सिप डिक्लेयर करने के लिए बस इतना ही करना है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्यों मैक्सिप ही होता है, ठीक है। अब मैं पुश कर दिया तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारे पास एक 10 आ गया। अब इसे 50 पुश किया ना, तो अब 50 इसके टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिप में हमेशा जो ग्रेटर एलिमेंट रहते हैं 50 यहाँ पे आ जाएगा, वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है 20। तो 20 तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। ये बाइलेंस्ड रहता है, ऐसा नहीं कि किधर उधर रहता है, ये हमेशा बाइलेंस्ड रहता है। जो हीप होते हैं ना बाइलेंस्ड रहते हैं। तो तुम्हारा 20 यहाँ पे आ गया। अब सारे देखो, मैक्सिप की बात कर रहा हूँ, मैक्सिप में मैक्सिमम हमेशा टॉप पे रहेगा। और मैं पी क्यू डॉट टॉप करूँगा, मतलब इसका नाम है प्रायोरिटी क्यू का पी क्यू दिया हूँ, टॉप करूँगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, मेरे को आंसर में मिलेगा 50, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा सिंटेक्स का, मीन हिप का थोड़ा सिंटेक्स बड़ा हो जाता है, क्योंकि ना इसमें तुम्हें एक थोड़ा सा कंपैरेटर भी डालना पड़ता है। अब मीन हिप में क्या है ना कि देखो, जैसे इसके अंदर डेटा टाइप है सेम, उसे प्रायोरिटी के नाम दिया है, उसके अंदर इंट ये टाइप का एलिमेंट स्टोर करेगा। और ये 2 लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ये थोड़ा सा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी की मैक्स हिप होता है, उसको मीन हिप करने के लिए ना ये 2 लाइन एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। ये कंपैरेटर है, जो मैं आपको बताऊंगा जब हम अपने मैक्स हिप वाले जो प्लेलिस्ट शुरू करेंगे ना, जिसमें हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस टाइम में तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि मैक्स हिप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो ये पार्ट मैक्स हिप भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ये सब कुछ समझाऊंगा। अभी मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ें होती हैं एचटीएल के अंदर, ये मैक्स हिप होता है, मीन हिप होता है, ये पुश होता है, पॉप होता है, सब कुछ अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एकदम मक्खन तरीके से समझेंगे ये कैसे वर्क करता है, क्या इसकी फीचर्स होती है और इसके सारे। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की। अब इतना तो कंप्लीट हो गया सारा चीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, उसका नाम है सेट, मल्टी सेट। तो तुमको नाम से ही पता चलता है कि सेट क्या करता होगा, यूनिकनेस। देखो, सेट का जब भी बात आया ना, तो सेट हमेशा यूनिक चीज़ों को स्टोर करता है। इसमें डुप्लीकेट डालोगे ना, उसको डिस्कार्ड कर देगा, अवॉइड कर देगा, हमेशा यूनिक को ध्यान रखेगा, ठीक है। तो इसकी एक फीचर्स होती है कि जो सेट होता है, देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक सेट है, एक अनऑर्डर्ड सेट है, और एक मल्टी सेट है। जो 3 है, तीनों का अलग अलग फीचर्स, मैं तीनों को बताऊंगा किसका क्या यूज होता है। देखो, पहली बात हम डिस्कस पहले क्या करते हैं, सेट को। देखो, जो सेट होता है ना, सेट क्या होता है कि हमेशा यूनिक को स्टोर करेगा, ठीक है। जहाँ भी हमें यूनिकनेस मेंटेन करके रखना है, वहाँ पे हम सेट का यूज कर लेंगे। अब इसका 3 मेथड होता है। इंसर्ट मतलब एलिमेंट को डालो, इरेज मतलब एलिमेंट को डिलीट करो, फाइंड मतलब चेक करो क्या इस एलिमेंट उसमें अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने एक सेट बना लिया, इंसर्ट कर दिया 10 को, 20 को, फिर से 10 को। अब तो दोबारा जब 10 को हम इंसर्ट करेंगे ना, तो 2 बार 10 डुप्लीकेट हो गया, लेकिन एक ही 10 रहेगा उसमें, एक इसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। फिर से देखो, अब इरेज करने की बात आ गई है। तो मैं तुमको अभी बताया कि ये 10 तो जाएगा नहीं सेट में। अब ये 20 को इरेज करो, मतलब उसको डिलीट कर दो। तो ये जो 20 है डिलीट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ हमारे पास ये 10 बचा है सेट में हमारे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको चिकन कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो हमारे पास सिर्फ ये 10 बचा। अब देखो, यहाँ पर चेक कर रहा है कि s.find, मतलब कि जो सेट का नाम वेरिएबल जो नेम है उसका s है, s में चेक करो 10 अवेलेबल है कि नहीं, नॉट इक्वल s.in,
मैं तुमको नोटिस करो, मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया था ऐसे कि जो इंड होता है ना यहाँ पे होता है जस्ट बाद में। इसका मतलब हुआ कि जो 10 को सॉल्व करो ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब कि ये जो इंड है ना इंड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ना कहीं है, तभी तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी हो, मतलब इंड पे नहीं है। इंड बताता है कि एलिमेंट ही नहीं है उसमें। अगर इंड आ गया ना तो मतलब एलिमेंट नहीं है सेट में। इसका मतलब वही होता है कि एस डॉट फाइंड नॉट इक्वल इंड, मतलब इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि इसके इक्वल होगा, इस सब में से कहीं ना कहीं वो होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो फाउंड कर दो, हमें मिल गया। अगर ये एस डॉट इन का इक्वल आता मतलब यहाँ पाया जाता ना, इसका मतलब कि ये एलिमेंट इसमें नहीं है। तो तुम सीधे जो भी उसका कंडीशन होता है वो तुम लिख सकते हो। ये समझ में आ गया। ये क्या होता है सेट। सेट हमेशा यूनिकनेस को यूनिक के लिए यूज करते हैं। ये हो गया नॉर्मल साइज पता करना, सेट का साइज कितना है। अब आ जाओ मल्टी सेट। देखो अब कभी ज़रूरत हमें पड़ जाए ना कि हमें जो और सेकंड चीज़, एक चीज़ मैं भूल गया, जो सेट होता है ना सेट, ये ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। ये एक ऑर्डर को मेंटेन करके एक मतलब सॉर्टिंग फॉर्म में रखता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं प्लेस कर देगा, नहीं। जैसे मैं 10 डाला, अब 20 डाला, मान लो मैं 5 डाल देता, पहले मान लो ये 10 डाल दिया, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे मैं 20 डाल दिया, और जब ये 5 डालूंगा ना तो इस एक ऑर्डर मेंटेन कर लेगा। ऑर्डर मेंटेन कर लेगा तो मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में ऐसे। तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 5, फिर 10, और फिर आएगा ये 20। सेट की मैं बात कर रहा हूँ, सेट में ऑर्डर मेंटेन करता है। अब सिमिलरली जो ऑन ऑर्डर सेट है ना, ऑन ऑर्डर, अब नाम से ही पता चला ऑन ऑर्डर, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता भाई। जैसे जैसे तुम एलिमेंट डाल रहे हो, पहले 10 डाला था, पहले 10 आएगा, फिर 20 डाला 20 आएगा, फिर 5 डाला 5 डाला। जिस मतलब कैसे भी रेंडमली कैसे भी स्टोर कर लेगा एलिमेंट को। तो क्या हम सीखे कि सेट हमेशा ऑर्डर को मेंटेन करता है, और ऑन ऑर्डर सेट ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता। बस इन दोनों में बस यही एक लाइन का डिफरेंस है, और बाकी जो फंक्शन इसके पास था वही फंक्शन इसके पास भी है। देखो अभी कहीं कहीं ना हमें ज़रूरत पड़ जाती है, कभी सेट ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, कहीं नहीं मेंटेन करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा इसको चीज़ को टाइम कम्प्लेक्सिटी के जब एक्सप्लेन करूंगा ना, तब बताऊंगा कि सेट कब यूज करेंगे, कब ऑन ऑर्डर सेट यूज करेंगे। देखो क्या होता है ना कि जब तुम एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो सेट में क्या होता है ना, ये कि वो एक मतलब इसमें इंसर्ट करने की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन होती है। क्योंकि देखो उसको एक स्ट्रक्चर लॉग एन, उसको एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन चली जाती है। लेकिन ऑन ऑर्डर साइड में कोई मेंटेन नहीं करना, कहीं उठा कहीं डाल दो। तो इसमें जो इंसर्ट करने की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो क्या होती है, O ऑफ 1। लेकिन देखो ये ऑप्टिमल नहीं है, ये बेस्ट केस के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मतलब एवरेज केस है। एवरेज में हमेशा 1 ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये वर्स्ट केस में n तक चला जाता है, जो है ना वर्स्ट केस कभी कभी आता है। मान लो कि तुम बार बार सिर्फ तुम कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कि ये अनऑर्डर सेट फेल करने लगता है, कि इसकी टाइम तो वर्स्ट केस में n चली जाती है। क्योंकि देखो ये बिहाइंड द सीन क्या करता है ना, तुम हैशिंग जब पढ़ोगे, हैशिंग में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि एक हैश वैल्यू जनरेट किया जाता है। उस हैश वैल्यू के बेसिस पे ही इस एलिमेंट को स्टोर किया जाता है। समझ कर लो अगर कोई कंडीशन ऐसा आ जाए कि जितने भी एलिमेंट डाल रहा हूँ ना सबका हैश वैल्यू सेम ही आ जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि चैनिंग का यूज, मतलब एक तरह का लिंक लिस्ट बना के एलिमेंट को स्टोर करना पड़ता है। ये सब हैशिंग का पार्ट है, इतना हम लोग जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बस इतना जानना है कि जो अनऑर्डर्ड सेट होता है वो रेंडमली कोई भी कहीं भी स्टोर कर देगा एलिमेंट को, और जो सेट होता है वो एक ऑर्डर को मेंटेन करता है। ठीक है, ये 2 क्लियर हो गया। तीसरा है मल्टी सेट। देखो अब मल्टी सेट में क्या होता है ना कि ये सेट का ही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। मल्टी का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा। ये होता है ना मल्टी का मतलब कि इसमें जो एलिमेंट है ना ये डुप्लीकेट को भी स्टोर कर लेगा। मान लो हमारे पास 5 को 5 है, ऐसे मान लो 2 ही 5 है, तो इन दोनों 5 को ये स्टोर कर लेगा मल्टी सेट। लेकिन ये सेट क्या करता है, एक 5 को तो स्टोर कर लेगा, दूसरे की जब बारी आएगी तो इसको डिस्कार्ड कर देगा, स्टोर नहीं करेगा। लेकिन मल्टी सेट बोलता है नहीं, इसको भी मैं स्टोर करूँगा। और ये मल्टी सेट भी ऑर्डर को मेंटेन करता है। मान लो कि ये 3 इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे जब मैं 5 इंसर्ट करूँगा ना दोबारा, तो ये 5 मान लो यहाँ पे मैं कोशिश करो 5 इंसर्ट करने का, तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, मतलब कहीं एक ऑर्डर में जाकर स्टोर हो जाएगा। समझ गया तीनों चीज़। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
मल्टी सेट डुप्लीकेट को भी स्टोर कर सकता है, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करेगा। जो सेट होता है वो सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करेगा, लेकिन यूनिक एलिमेंट को स्टोर करेगा, डुप्लीकेट को डिस्कार्ड कर देगा। और लेकिन जो अनऑर्डर्ड सेट होता है ना, ये यूनिकनेस को मतलब यूनिक एलिमेंट स्टोर करेगा, लेकिन ये ऑर्डर इसमें नहीं रहता है। कहीं भी रेंडमली ले जाकर प्लेस कर दो, ये वहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ गया ना, इस सेट क्या होता है, अनऑर्डर सेट क्या होता है, तो ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो ना कोई भी चीज़ में। और ये नॉर्मल वही सिंटैक्स है कि क्या होता है, इंसर्ट करने के लिए, इरेज करने के लिए, फाइंड करने के लिए। मल्टी सेट कैसा होता है, इंसर्ट डिलीट सेम वही थिंग है जैसे मैं बताया था। अब देखो ams.erase.find, तो पहले तो 10 को खोजोगे, 10 इसमें अवेलेबल है कि नहीं। अगर मिल गया तब उसको डिलीट कर दो, अगर नहीं मिला तो डिलीट करने कोई सेंस नहीं बनता। समझ गया ना, ये मल्टी सेट हो गया। मल्टी सेट डुप्लीकेट को भी स्टोर कर लेता है। और ये वही अनऑर्डर सेट हो गया कि ये यूनिक को ये स्टोर करेगा, लेकिन कोई रैंडमली अरेंज कैसे भी अरेंज कर देगा। समझ गया ना। और देखो इसमें यूज होता है ना काउंट। देखो काउंट बताता है ना कि ये जो एलिमेंट है इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि अगर ये काउंट है ना, ये बता देगा कि एलिमेंट इसमें अगर अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी फ्रीक्वेंसी एक होगी है, फिर एक से ज़्यादा एक ही होगी, क्योंकि हमेशा ये यूनिक मेंटेन करता है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो देखो नोटिस करना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो C++ होता है ना, सिर्फ उसमें 0 फॉल्स होता है, 0 इक्वल फॉल्स। और 0 के अलावा जितने भी इंटीजर होते हैं ना, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी इंटीजर होते हैं ना, सब ट्रू होते हैं, सब के सब ट्रू होते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा 1। तो ये वेरिएबल का नाम है US अनऑर्डर्ड सेट। तो अनऑर्डर्ड सेट डॉट काउंट में अगर 10 डाल दिया ना तो क्या रिटर्न करेगा 1, मतलब इसका काउंट बताएगा। तो ये 1 टाइम आया है तो 1 क्या है, ट्रू है। मतलब कि इसका यूज तुम समझो, US.count का यूज ना ज़्यादातर यूज पता है कब करते हैं, जब हमें चेक करना रहता है क्या ये 10 हमारे सेट में अवेलेबल है कि नहीं, मतलब फाइंड करने के लिए ये अवेलेबल है कि नहीं, ट्रू है कि फॉल्स है, इसके लिए हम काउंट का यूज करते हैं। समझ गए ना। तो ये फाइंड, क्योंकि फाइंड बहुत कम लोग यूज करते हैं, ज़्यादा लोग काउंटे यूज कर लेते हैं। हमें बस चेक ही तो करना है कि एलिमेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम काउंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आई होप कि तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो कमेंट करके बताना कि हाँ क्या समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ भी बताना, फीडबैक देना, अपना जेन्युइन फीडबैक कि हाँ भाई तुम्हारा वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये चीज़ इम्प्रूव करो, या फिर समझ में आ रही है, या फिर तुम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, थोड़ा स्पीड अप करो। जो भी तुम्हें फीडबैक लगे ना वो फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है। अब सिमिलरली जैसे वो सेट है, अब मैप में आ जाता हूँ। देखो मैप में इसलिए तुमको सबसे पहले मैं की वैल्यू का बताया था ना पेयर में, कि कैसे की होता है, कैसे वैल्यू होता है। सेम चीज़ ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पर भी की होता है, वैल्यू होता है। मैं वहाँ बताया था ना पेयर में कि ये वाला इसके साथ, वहाँ पे क्या था, इंट के साथ स्ट्रिंग था, यहाँ स्ट्रिंग के साथ इंट है। मतलब कि देखो जो ए है ना, इसको मैं इसके साथ मैप कर दूँ। वहाँ पर मैं कई टाइम कभी लिंक बोल रहा था, कभी मैप बोल रहा था, मतलब सब चीज़ एक ही है कि ये है ना ए को 10 के साथ लिंक कर दो, मतलब कि एक तरह से जुड़ गए हैं, मैप है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ये होता है मैपिंग, मतलब मैप कर दो चीज़ों को, एक साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है। सिमिलरली सेट की तरह, जैसे सिमिलरली पेयर्स की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब देखो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट, बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस होती है। कि जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि ये तो पहले मैप कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या था ना कि तुम उसके जो वैल्यू को बार बार आप, जैसे कि वहाँ पे की था, ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू था, तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह यूज होता था। एक मतलब नॉर्मल एक, जैसे कि डेटा टाइप समझ सकते हो, डेटा टाइप था वो, डेटा स्ट्रक्चर नहीं था, डेटा टाइप था। डेटा को स्टोर करने की टाइप था, जैसे इंड टाइप होता है, फ्लोट टाइप होता है, उसी तरह पेयर एक टाइप होता है जिसमें की वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं आप। ठीक है। लेकिन जो मैप है ना, मैप डेटा स्ट्रक्चर है। ये इस टाइप के की को, ये जो ये तो एक की बन गया, मान लो ऐसे हमारे पास 1000 की हैं, 1000 की, तो उस की को भी स्टोर करने के लिए कुछ हमें स्पेस चाहिए ना, कुछ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो उसके लिए मैप बनाया गया था। मैप अब स्टोर करता है इस टाइप की वैल्यू पेयर्स को। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ए के साथ 10 को मैंने स्टोर कर दिया है, तो मैप ए में 10 चला गया, फिर बी के साथ मैंने 20 को लिंक मतलब मैप करके स्टोर कर दिया है। ठीक है। अब जैसे अभी देखो ये फैच करने का तरीका है, मैं क्या बताया था, अगर तुमको वैल्यू चाहिए तो तुम्हें की ज़रूरत पड़ेगी,
तो तुम्हारा देखो की क्या है, ए है, वैल्यू क्या है 10 है। तो मुझे अगर 10 चाहिए ना 10, तो मुझे कैसे 10 को एक्सेस करूँगा मैं, की की मदद से। तो मैप के अंदर ये तरीका होता है कि डायरेक्टली मैप में तुम ये डाल दो, की डाल दो, की डाल दोगे तुमको वैल्यू मिल जाएगा। ये तरीका मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग कोडिंग के सवाल करेंगे, तब हमें इसके प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अभी मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती है, इसको कैसे वर्क करते हैं, ये STL के अंदर आती है। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, नहीं होगी कमेंट करना, मैं जो भी डाउट होगा ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, और ये तुम्हारा रहा आइट्रेट करने का। मान लो हमारे पास एक ऐसे एक डेटा स्ट्रक्चर है, मान लो मैप है, इसके अंदर 1000 की वैल्यूज है। अब उनको आइट्रेट भी तो करना होगा ना, ऐसे 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 आइट्रेट करना होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, ये मैंने फंक्शन बना दिया, देखो एक्स में ये मैप में मतलब डेटा स्ट्रक्चर, इसका सारे की वैल्यू आए देंगे। तो नोटिस करो कि मैं स्टार्टिंग में तुमको बताया था, अगर की को एक्सेस करना है तो जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल, वहाँ पर भी वेरिएबल डॉट फर्स्ट करोगे तो तुम्हें की मिलेगा, और वेरिएबल डॉट सेकेंड करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिलेगा। देखो ये भी एक तरीका है। जैसे अब तुम सोचोगे अरे भाई अभी तुम बता रहा है कि ये तरीका, अभी बोल रहा है ये तरीका, देखो ये भी एक तरीका है एक्सेस करने का, लेकिन एक ये भी तरीका, ये आइट्रेशन, जहाँ आइट्रेशन का यूज होता है ना, तहाँ पर मैं ये तरीका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल हो गया, इस मतलब की वैल्यू का पेयर हो गया। अब इसका फर्स्ट करूँगा तो की मिलेगा, सेकंड करूँगा तो वैल्यू मिलेगा, लेकिन इससे सिर्फ तुम्हें वैल्यू ही मिलेगा, तुमसे की नहीं निकाल सकते। ये जो बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा हूँ, इससे तुम सिर्फ वैल्यू निकाल सकते हो, की नहीं निकाल सकते हो। तो ये सब मैं एक्सप्लेन करना हूँ, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जब आइट्रेट करते हैं मैप पे तहाँ यूज होता है। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे मैप था उसी तरह अनऑर्डर मैप हो गया। अब मैप क्या करता है, ये भी ऑर्डर मेंटेन करता है। अनऑर्डर मैप ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता होगा, जहाँ भी कैसे भी रेंडमली स्टोर कर देगा। तो अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ सीन आती है ना, कि तुम बताओ कि जो हमारे पास, जो इमेजिन करो हमारे पास एक ऐसे एरे है। ठीक है, अब तुमको बताओ कि इसमें कोई एलिमेंट कितना बार आया है। तो मैं क्या करूँगा कि देखो, जैसे मान लो हमारे पास 2 मिला, 2, तो इसकी ये की हो गया, इसके वैल्यू में 1 डाल दिया। ठीक है, ये समझो ये एलिमेंट हो गया, मतलब तुम्हारा की, और ये उसका फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब कि तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, जब 2 मिला तो 1 कर दिया, जब दोबारा फिर से 2 मिलेगा ना, तो इसको अपडेट करके 2 कर दूंगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो, इसका जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दूंगा। तो इसीलिए मैं मैप का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैप के पास ये सारी फंक्शनलिटी रहती है। देखो अब फर्स्ट टाइम जब ए मिला तो 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1, ये की है वैल्यू। फिर दोबारा 1 मिला तो अब ये 1 ना, अब ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मैं मैप कर दूंगा 2 के साथ प्लस प्लस, मतलब कि जो वैल्यू है उसमें एक और ऐड कर दो। पहले 1 था और इसमें एक और ऐड कर दिया, अभी 2 बन गया। अब देखो 2 आ गया, अब 2 तो अभी इस एलिमेंट में है ही नहीं, 2 की फ्रीक्वेंसी 1। और सिम वैसे ही तुम ये वाला जो मेथड ऊपर बताया हूँ, इसके मतलब से तुम फ्रीक्वेंसी 1 करोगे तो तुमको इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नाम का जो ये हमारे पास एरे है, मैप है, उसमें तुम की 1 डाल रहे हो तो वैल्यू क्या दे देगा, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। क्योंकि देखो एक बार यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, एक बार यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो ये था अनऑर्डर मैप। आई होप कि तुम लोग चीज़ें समझ पा रहे हो। क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना, अभी नया नया स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि कैसे समझाते हैं, क्या कितना डीप में बताना पड़ता है, या फिर कितना रिपीटेशन करना पड़ता है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि अपना फीडबैक दे सकते हो हमें कि भाई तुम ये चीज़ इम्प्रूव करो, और ठीक है समझ में आ गया। अब देखो ये रहा कुछ तुमको इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब एडिशनल, इसको मैं इसीलिए मार्क कर दिया हूँ ना एडिशनल, कि जो STL में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, जो छोटे छोटे चंक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जस्ट लाइक कि देखो बाइनरी सर्च के लिए भी तुम यूज़ कर सकते हो, कोई एलिमेंट सर्च करना है तो बाइनरी सर्च का एक नॉर्मल कोड होता है, पूरा स्टैंडर्ड कोड, उसी कोड का एक फंक्शन बना दिया गया, एक प्री डिफाइंड फंक्शन बना दिया गया C++ में बाइनरी सर्च के नाम से, जिसके तुम एलिमेंट को सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक तुमको यहाँ पे समझो ट्विस्ट आ गया, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अब ये क्या करता है, देखो लोअर बाउंड बताता है ना, लोअर बाउंड कि मान लो हमारे पास जैसे एरे है, ठीक है, या फिर यही एरे मान लो यही, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर भी एक 5 ऐसे रहता है, तो लोअर बाउंड बताता है ना
कि ये एलिमेंट पहली बार कहाँ मिला था, लेफ्ट टू राइट। तो पहली बार कहाँ मिला था, देखो अभी ये ऑन स्ट्रक्चर मतलब सॉर्टिंग में नहीं डेटा। जब मान लो ये सॉर्टेड फॉर्म में रहता, इमेजिन कर लो, तो लोअर बाउंड बताता है कि जो लोअर बाउंड के अंदर मान लो मैं यहाँ पे मैं 5 डाल रहा हूँ, तो बताएगा 5 पहली बार कहाँ मिला था, फर्स्ट अकरेंस कहाँ था। और जो अपर बाउंड है ना, ये बताता है ना कि 5 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट। मान लो कि मैं तुमको क्लियरली लिख ही देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ये जो डेटा है इसको सॉर्टेड फॉर्म में था, हमारे पास यहाँ क्या होगा, पहले 1 आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5, और एक और 5 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे 8 आ गया है, ठीक है। तो लोअर बाउंड बताएगा 5 के लिए, तो पहली बार तो इसको इंडिकेट करेगा लोअर बाउंड। ये देखो ये सब आइट्रेटर्स हैं, आइट्रेटर मतलब एक तरह के पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंट करते हैं इसके जगह को। तो मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर तुमको उसको वैल्यू निकालना है तो तुमको एस्ट्रिक का यूज़ करना पड़ता है। ये सब बताऊंगा मैं भाई, जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना इस चीज़ों को, हम वहाँ पे कोड में भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि समझ में आए। अभी मैं बता रहा हूँ कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड में फर्स्ट अकरेंस देगा, सिमिलरली अपर बाउंड पता है क्या देगा, 5 में अगर अपर बाउंड में डालता हूँ तो ये बताएगा कि 5 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है। 5 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, जस्ट ग्रेटर मतलब कि जस्ट इस यहाँ तक तो 5 है, इसके बाद का तुरंत एलिमेंट ये अपर बाउंड देता है, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो मैं यहाँ पे लिख दूँ 8, अब 8 के तो राइट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, अब ये क्या देगा, तो अब ये देगा इंड। मैं तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है इंड, तुमको इंड मिलेगा, समझ रहे हो, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, इंड पॉइंट है, ठीक है। समझ गया ना क्या होता है अपर बाउंड लोअर बाउंड। और मीन का तो मतलब है कि इसमें जो मिनिमम हो वो दे दो, अब मैक्स का मतलब है कि इसमें जो मैक्सिमम हो वो दे दो। और देखो ये बहुत बार तुम यूज करोगे, जो मेथड है ना सॉर्ट करके, ये बहुत बार यूज होता है सॉर्टिंग करने के लिए। मान लो हमारे पास ये डेटा है, ये इसको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट में ही यूज होता है सॉर्ट मेथड। फिर मैं शायद 2 बार मिन मैक्स लिख दिया हूँ, हाँ मिन मैक्स यही करता है। रिवर्स का काम क्या है, जो भी हमारे पास एरे रहेगा उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। जैसे ये है इसको रिवर्स कर देगा रिवर्स के मेथड से। स्वैप का क्या, स्वैप का मतलब क्या समझते हो, स्वैप मतलब चेंज कर देना। मान लो यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू मान लो कि 5 है, और बी की वैल्यू 2 है, तो स्वैप कर देंगे तो 2 ए में चला जाएगा और 5 बी में आ जाएगा, मतलब इंटरचेंज कर दो वैल्यू को। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाया गया इसमें स्वैप नाम का। और ये रहा काउंट वही बताता है कि कितने इसमें इसका काउंट कितना है, मतलब कितना बार ये चीज़ आया है, कितना इसकी फ्रीक्वेंसी है, काउंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि तुम लोग समझ रहे हो मेरी बातों को। और ये रहा लास्ट वाला एक्यूमुलेट पता है क्या होता है, ये सम कर देता है। जैसे इस पर मैं एक्यूमुलेट लगाऊँ ना तो इस पर जितने भी एलिमेंट है ना इसका सम बता देता है, इसका सम कितना होगा 16 होगा, तो एक्यूमुलेट सम देता है, ठीक है। मैं सब बताऊंगा ये कैसे काम करता है। इसमें होता है ना ये सब आइट्रेटर पे काम करते हैं, मतलब इसके अंदर तुम एक तरह से आइट्रेटर पास आउट करते हो। डोंट वरी सब कुछ एक्सप्लेन होगा। ये नेक्स्ट परम्यूटेशन, ये जब तुमको मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊँगा उस टाइम तुमको बताऊँगा, अभी से कोई यूज होने वाला नहीं है अभी, ठीक है। तो आओ इसको कोड में देख लेते हैं कि मैंने जितना कुछ बताया उसको कोड में क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले ये तो हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है। और देखो ये सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट करना हो तो कितना छोटा सा प्यारा सा कोड है, इसके मदद से तुम सॉर्ट कर सकते हो। भी डॉट एंड मतलब कि इसका मतलब हुआ ना कि भी डॉट इन मतलब यहाँ से लेके ना एंड मतलब जो यहाँ तक, मतलब कि सारे एलिमेंट को ना, ये देखो ये एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड मतलब इसको नहीं लेते हैं। एक बाउंड्री कैसे होती है तुम लोग शायद पढ़े होगे, एक ये होता है इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है ओपन, एक गड़बड़ हो गया, एक होता है इसे ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करते हैं अपने में, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। उसी तरह ये एक्सक्लूड रहता है। तो वी डॉट इन एक्सक्लूड है, मतलब कि सारे एलिमेंट को तुम सॉर्ट कर दो, तो सॉर्टिंग में यूज होता है, ठीक है। हमें समझ में आ रहा है कि सॉर्टिंग में कैसे ये यूज करते हैं। नेक्स्ट तो रिवर्स वाला है कि अगर मुझे रिवर्स करना है तो वही सारे को रिवर्स कर दो, वी डॉट बिंग से वी डॉट इंट तक,
मैक्स, देखो मैक्स निकालने के लिए अब देखो ये जो फंक्शन है ना मीन, मतलब देखो वी डॉट इंड और वी डॉट बिंग और वी डॉट इंड का मतलब कि ये पूरा पूरा में जो मीन होगा ना ये डी स्ट्रक्चर किया गया, देखो स्टार लगाया गया, मैं बताऊंगा क्योंकि ये पॉइंटर देता है वी डॉट, ये जो मीन एलिमेंट है ना ये तुमको पॉइंटर रिटर्न करेगा, और पॉइंटर से वैल्यू फेच करने के लिए ना तुम्हें एक स्टार लगाना पड़ता है, डी स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं उसको। सिमिलरली फॉर मैक्सिमम के लिए तुम ये यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये काउंट हो गया, काउंट वही बताया कि जो देखो दो है ना पूरे एरिया में कितना बार आया है, ठीक है। और एक्यूमुलेट क्या बताता है कि देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने एलिमेंट उसको सम शुरू कर दो, लेकिन अब देखो तुम सम को सबसे पहले हमें इनिशलाइज करना पड़ता है ना कि सम वेरिएबल मेरे जीरो है, तो जीरो जितने भी सम आएंगे उसको जीरो में डाल दो, जीरो से ऐड कर दो। और मान लो यहाँ पे मैं 100 पास कर देता, इमेजिन करो तो सारा सम में 100 जोड़ देता, समझ गया ना। तो ये सम निकालने के लिए। और ये बाइनरी सर्च कि तुम्हें चेक करना है कि 5 यहाँ पे है कि नहीं। अब तुमको कई ये देखते देखते तुमको पता चल गया होगा वी डॉट इन वी डॉट बिंग और वी डॉट इन का क्या मतलब होता है, मतलब कि पूरे एरे में 5 है कि नहीं वो बता दो। बाइनरी सर्च से पता लगेगा ट्रू है कि फॉल्स है। लोअर बाउंड तुमको बता दिया कि पहली बार कब मिला था, 5 कहाँ मिला था। अपर बाउंड बता देगा कि 5 से जस्ट बाद के एलिमेंट कौन है, ठीक है। और नेक्स्ट परमुटेशन, मतलब कि परमुटेशन जो होता है ना हमारे पास, मान लो कोई एक परमुटेशन है तो उसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा, ये जब परमुटेशन करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये रहा पूरा एक STL का A to Z सब कुछ जो STL के अंदर फंक्शनैलिटी होता है, मेथड्स होते हैं, किस कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या मेथड होते हैं, कौन सा फंक्शन होता है, सब कुछ क्या एट्रीब्यूट होते हैं, मैंने A to Z बता दिया। ये तो हो गया, इस सारे चीज़ों को मैंने बता दिया। लेकिन जब हम लोग कोड में DSA करेंगे ना तब इस चीज़ को हम लोग यूज करेंगे। ये तो हो गया, हमने हथियार बता दिया, देखो ये AK-47 है, ये हथियार है। अब तुम लोग सीख गए हो कि ये हथियार है। अब जब जंग होगी ना तब इसको यूज करना पड़ता है, समझ रहे हो। जब बॉर्डर पे हम लोग जाएंगे, पाकिस्तान को मारेंगे, तब हम लोग ये हथियार को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का तुम समझ सकते हो कि हमारे पास तो हथियार आ गया, सारा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने। अब मेरा मेन गेम क्या है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर के सवाल सॉल्व करेंगे उसमें इसको कैसे यूज करेंगे, क्या इसकी फंक्शनैलिटियाँ होती है, जो भी है वो सारी चीज़ें हम तब देखेंगे। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। भाई मैं आवाज़ मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं कूलर बंद कर दिया ताकि आवाज़ ना आए, समझ सकते हो। इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो पूरा देखा करो। मैंने नोटिस किया है कि भाई मैं पिछला वीडियो 16 मिनट का वीडियो था, लेकिन उसमें एवरेज टाइम वॉच टाइम पता है कितना आ रहा था, यूज़र देख रहे तो 1.3 मिनट। मतलब कि तुम लोग 90 मिनट 90 सेकंड 100 सेकंड वीडियो देख रहे हो यार। थोड़ा मेहनत, मतलब मेरे जो मेहनत है इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, अप्रिसिएट करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो तुमको ला सकूं। तो थैंक यू। मैक्सिप मीन इनको प्रायोरिटी क्यों बोलते हैं, ठीक है, ऐसे नाम मैं इसको, तो इसके बहुत सारे, देखो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिप, मैं कमेंट में कर दिया। मैक्सिप डिक्लेयर करने के लिए बस इतना ही करना है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी की मैक्सिप ही होता है, ठीक है। अब मैं पुश कर दिया तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारे पास एक 10 आ गया। अब इसे 50 पुश किया ना तो अब 50 इसके टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिप में हमेशा जो ग्रेटर एलिमेंट रहते हैं 50 यहाँ पे आ जाएगा, हमेशा टॉप पे रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है 20, तो 20 तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। ये बाइलेंस्ड रहता है, ऐसा नहीं कि किधर उधर रहता है, ये हमेशा बाइलेंस्ड रहता है। जो हीप होते हैं ना बाइलेंस्ड रहते हैं। तो तुम्हारा 20 यहाँ पे आ गया। अब सारे देखो मैक्सिम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम हमेशा टॉप पे रहेगा। और मैं PQ डॉट टॉप करूँगा, मतलब इसका नाम है प्रायोरिटी क्यू का PQ दिया हूँ, टॉप करूँगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, मेरे को आंसर में मिलेगा 50, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा सिंटेक्स का, मीन हीप का थोड़ा सिंटेक्स बड़ा हो जाता है, क्योंकि ना इसमें तुम्हें एक थोड़ा सा कंपैरेटर भी डालना पड़ता है। अब मीन हीप में क्या है ना कि देखो, जैसे इसके अंदर डेटा टाइप है
सिम से प्रायोरिटी के नाम दिया है उसके अंदर इंट ये टाइप का एलिमेंट स्टोर करेगा। और ये 2 लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ये थोड़ा सा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी की मैक्स सिप होता है, उसको मिन हिप करने के लिए ये 2 लाइन एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। ये कंपैरेटर है जो मैं आपको बताऊंगा जब हम अपने मैक्स सिप वाले जो प्लेलिस्ट शुरू करेंगे ना, जिसमें हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस टाइम में तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि मैक्स सिप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो ये पार्ट मैक्स सिप भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे हम चलता हूँ, ये सब कुछ समझाऊंगा। अभी मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं STL के अंदर, ये मैक्स हिप होता है, मिन हिप होता है, ये पुश होता है, पॉप होता है, सब कुछ अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एकदम मक्खन तरीके से समझेंगे ये कैसे वर्क करता है, क्या इसकी फीचर्स होती है और इसके सारे